नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एंकर्स के सवाल और संपादकों के जवाब। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और पहला सवाल हमारी सहयोगी मीनाक्षी पूछेगी। जैसे कि खबरों का सिलसिला जारी है, इसी बीच मेरा अगला सवाल से है कि चुनाव से 80 दिन पहले प्रत्याशियों की पहली सूची करने वाली भाजपा के सामने क्या मजबूरी थी कि चुनावी घोषणा पत्र चुनाव से सिर्फ 6 दिन पहले जारी किया। इससे ऐसा नहीं लगता कि सूचना जनता के बीच थोड़ी देरी से पहुंची? इससे पहले आइए देखते हैं ये वीडियो। ये जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। जी सूरज, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मीनाक्षी आपने कहा कि 80 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने मतदान से 80 दिन पहले अपनी पहली सूची 27 अगस्त को जारी की थी 39 प्रत्याशियों की। उसके बाद हालांकि कांग्रेस में कमलनाथ ने कहा था कि हम चुनाव से 100 दिन पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे ताकि प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने का समय मिले। प्रत्याशी की सूची जारी की भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में कांग्रेस फंस गई। चाहे हम बात करें घोषणा पत्र जारी करने की, वचन पत्र जारी करने की, आरोप पत्र जारी करने की, तो कांग्रेस को लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। 2 सूचियां जारी की, 39 प्रत्याशी को। तीसरी सूची में केवल एक नाम जिसका जिक्र जय श्रीवास्तव जी ने किया था अपने पहले वक्तव्य में, मोनिका भट्टी का। इस तरह से 3 सूची जारी कर दी और उसके बाद बीजेपी खामोश हो गई, अपनी रणनीति बनाने में लगी रही, और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में कांग्रेस फंस गई। और कांग्रेस ने आनन फानन में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, घोषणा पत्र को लेकर, आरोप पत्र को लेकर के काम किया और वचन पत्र अपना जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतीक्षा की, इंतजार किया कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में क्या क्या चीजें शामिल करने वाली। क्योंकि आपने देखा होगा कमलनाथ ने घोषणा की 1500 रुपए की, परासिया में कार्यक्रम किया कि नारी सम्मान योजना में हम 1500 देंगे। उसके कुछ ही दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने 1250 की राशि कर दी लाडली बहना योजना में। कांग्रेस ने घोषणा की कि हम 500 का सिलेंडर देंगे। रक्षाबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। जो जो चीजें कांग्रेस करती रही, वो लगा कि कांग्रेस हिट विकेट हो रही है या सेल्फ गोल कर रही है, क्योंकि हर चीज का जवाब भारतीय जनता पार्टी अगले ही क्षण कांग्रेस को दे पा रही थी। अंततः इसका मतलब ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को मतलब साजिश में फंसाना था। सीधी बात, बिल्कुल सही है कि कांग्रेस उस ट्रैप में फंस गई है। कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी जो कांग्रेस समझ नहीं पाई। और रही बात की देर से जारी किया नहीं, ये जो चीजें जितना उसमें जिक्र है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कई दिनों से कहते आ रहे थे, मंचों से भाषण में कहते आ रहे थे कि चाहे रोजगार की बात करें, अन्य योजनाओं की हम बात करें, ये सारी चीजें तो पहले से कहते आ रहे थे। तो घोषणा पत्र तो पहले से जनता के सामने था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, किन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, ये चीजें पहले से बिल्कुल साफ थी। बिल्कुल सूरज जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसा कि बात चल रही है संकल्प पत्र की, तो यहाँ पर नड्डा जी ने एक बात और कही थी कि ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, इस बात को लेकर के मैं थोड़ा सा व्यंग है, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होना था उस दिन देश न्यूज पर डिबेट चल रही थी, कार्यक्रम चल रहा था, वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे और हमारी चर्चा शुरू हुई। मुझे लगता है धर्मेशा आप ही उसमें होस्ट कर रही थी उस डिबेट को। तो जैसा कि चर्चा शुरू हुई और जब कहा गया, देश न्यूज के माध्यम से राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, ये बात कांग्रेस ने भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को संकल्प पत्र, वचन पत्र नहीं लाना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए। और जेपी नड्डा ने अपने भाषण की शुरुआत में यही बात कही कि ये हमारा संकल्प पत्र, वचन पत्र, घोषणा पत्र नहीं, हमारा रिपोर्ट कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि देश न्यूज की बात उन्होंने सुन ली होगी कि वहां देश न्यूज पर ये चीजें चल रही है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 18 साल से सरकार में है, 18 साल से आप सत्ता में हैं, तो आप क्या करने वाले हो ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जेपी नड्डा ने शब्दांश कहा था, जो वाक्यांश कहा था कि हमारा रिपोर्ट कार्ड है, वास्तव में वो रिपोर्ट कार्ड ही था कि हमने ये किया है, हम ये करेंगे, जो चीजें अभी तक रह गई हैं। क्योंकि आज यदि भारतीय जनता पार्टी कही कि हम योजना लेकर आने वाले हैं, तो भाई 18 साल से क्या कर रहे थे आप?
वो कहे कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो 18 साल से क्या कर रहे थे आप। इसलिए ये तो रिपोर्ट कार्ड है कि हमने ये किया है, ये योजनाएं बाकी हैं जो हम जनता के लिए और करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, आपने बहुत सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे वो फिर संकल्प पत्र की बात हो, घोषणाओं की बात हो, वचनों की बात हो, या फिर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की बात हो। हम प्रत्याशियों की सूची में भी देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 4 लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारा है। मैं जय जी आपसे इस पर राय लेना चाहूंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि केंद्र के राजनीतिक चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारने पड़े? देखिए, इसको मजबूरी तो नहीं कहा जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी, जिसके कारण से, जैसे सूरज पाठक जी ने कहा कि कांग्रेस को ट्रैप में लेना था जी। ये वही चक्रव्यूह था, ये वही जाल था जिसमें कांग्रेस उलझ गई। क्या था कि इजी वे में ये 7 सांसद को उतारने के बाद जितनी तैयारी कांग्रेस ने की थी, विशेष करके कमलनाथ जी जो बोल रहे थे कि मेरे पास आईटी की टीम है, बहुत अनुभवी जो स्ट्रेटजी क्रिएटर है वो टीम है, लेकिन जैसे ये मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने खेला, वैसे ही उनके सारे सब कुछ स्थिर हो गए। क्योंकि उनको लगा हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतार दे, हो सकता है बाकी सांसदों को उतार दे। इसी के चलते आप देखिए क्या होता है कि जहां बिल्कुल बाउंड्री पे गेम खेलते हैं, वहां पर एक एक रन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से जो है आपने देखा होगा पिछले बार भी जो निर्दलीय चुनाव लड़के जीते, उनका महत्व बहुत बढ़ गया था, क्योंकि बिल्कुल जो है नेक टू नेक फाइट करने के बाद परिणाम ऐसा आया कि किसी के पास सरकार के जो के लिए आंकड़े नहीं थे। तो इसी कारण से एक एक 2-2 सीट पर भी बहुत अच्छे से जो है मंथन किया गया। और ये 7 सांसदों को उतारने के बाद एक सीट का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, पिछोर सीट से, वो अजय सीट है। वहाँ जो केपीएस है, मतलब केपी सिंह है, वो मतलब हार नहीं सकते। लेकिन इसी जाल में उलझ के पार्टी ने ये सोचा, केपीएस तुमको शिवपुरी जाना है, क्योंकि वहाँ सिंधिया आ रहे हैं, उनको घेरना है। तो ये घेराबंदी कांग्रेस ने की थी, लेकिन ये घेराबंदी का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर रखी थी कि जैसे ही इस टाइप का जाल में फेंकूंगा तो हो सकता है इसमें जो है कांग्रेस फंस जाए। कांग्रेस फंस गई। और देखिए केपीएस के रूप में जो है पिछोर से वहां से हटा के शिवपुरी भेजा। शिवपुरी के लोग भी नाराज है और पिछोर के लोग नाराज, 2 सीट तो आप लूज कर गए। तो यही वो जाल है, ऐसे छोटे छोटे जो पॉकेट है उसमें से जो है, जैसे ये आपके जेब में से 2 रुपया निकाल लिया, इनके जेब में से 2 रुपया निकाल लिया, ऐसे मेरा जेब भर गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही किया कि यहाँ से 2 सीटें एक्स्ट्रा ले लो, वहां से 2 सीटें एक्स्ट्रा ले लो, वहां से 2 सीटें एक्स्ट्रा ले लो, ये हमारा जो है टीम तैयार और बहुमत आ गए। तो गुगली, तो ये जो जाल है इसी को समझना है। इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद जो है इस गुगली को नहीं समझ पाए। और गुगली में मतलब यही है कि जैसे सिंधिया जी को पिछले बार मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, उसके बावजूद उनके किसी पद पे नहीं रखा, मतलब उनको प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं रखा गया। तो इसी प्रकार से जो दिग्विजय सिंह है वो चाह रहे थे कि इस बार सिंधिया को इतनी मजबूती से पकड़ लिया जाए कि सिंधिया जी जो है राजनीति करने लायक नहीं बचे। मतलब एक तो लोकसभा हरा दिया और अब यदि केपीएस को यहाँ लाके विधानसभा हरा दिया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति जो है खत्म हो जाएगी। यही प्लान था, लेकिन उसी प्लान में जो है कांग्रेस खुद फंस गई। जय जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था या मास्टर स्ट्रोक कह सकते, जो कि केंद्र के राजनीतिक चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति थी या रणनीति थी कि जो वोटिंग है और जो जनता है मध्य प्रदेश की, उनको साधने की कोशिश की जाए। उनकी रणनीति कितनी कामयाब होगी इस विधानसभा चुनाव में? क्या सच में जो मध्य प्रदेश की जनता है उनको ये बड़े बड़े दिग्गज चेहरे उनके वोट साध पाएंगे? बिल्कुल। क्या है, अभी आप देखिए करीब 7 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी। कई बार क्या होता है कि यदि आपके पॉकेट फुला हुआ दिख रहा है, बटुआ जो है आपका जो है भरा हुआ दिख रहा है जी, लोग ये सोचते हैं कि आपके जेब में जो है माल है, मतलब पैसे है। इसी प्रकार से जो है जैसे 7 मुख्यमंत्री है, लोग बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा ही नहीं दे पा रहे हो। भैया इन्होंने 7 मुख्यमंत्री के चेहरा दे दिया और हर जगह ये प्रचार किया जा रहा है।
वहाँ आपके मालवा निमाड़ में ये प्रचार है कि यार इस बार हमारा क्षेत्र वर्षों बाद, मतलब प्रकाश चंद सेठी के बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंडलोई के बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के रूप में, इर्द गिर्द के सीटों पर उसका असर हुआ। इसी प्रकार से जो है ग्वालियर क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर के भी रूप में कहा जा रहा है कि भैया इस बार तो इसी क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनेंगे, इस क्षेत्र का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी जो है ये ग्वालियर क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री से वंचित रह जाता है। और ऑलरेडी भोपाल के आसपास के क्षेत्र जो है शिवराज के लिए आरक्षित है ही कि यार इतना बड़ा नेता इनको नहीं हटाएंगे, और हटाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। जबलपुर में आपका प्रहलाद पटेल के रूप में ये कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, यही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी प्रकार से एक आदिवासी बड़ा चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते के उतर के पूरे आदिवासियों को मैसेज दिया गया कि इस बार हो सकता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने। तो ये जो उम्मीदवारों को मैदान में उतार के एक माहौल बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब मजबूरी नहीं थी, ये मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इस चीज को कांग्रेस इतनी आसानी से समझ नहीं पाई, यही कारण से जो है 7-8 सीटें और लूज कर गए, और इतना ही सीटें चाहिए था जीतने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि ये तो अब 60, 65, 70 सीट पे रुक जाएगी, वही पे जो है अब भारतीय जनता पार्टी प्लस में जा रही है। तो इसके पीछे कारण ही केवल रणनीति है, रणनीति के अलावा कुछ नहीं है। रणनीति के अलावा स्थिति वही है, परिस्थिति वही है, जनता वही है, केवल रणनीति ने जो है खेल कर गए, और यहीं पर कांग्रेस जो है मात खा गई। जी कहा कि भाजपा की रणनीति कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, तो इसी रणनीति की वजह से उनकी जो 15 महीने की सरकार थी तो वो इसीलिए सिमटी, अब इसकी कोई और वजह रही थी? नहीं, उसका मुख्य कारण यही है। देखिए, बहुमत उनको मिल चुका था, कारण क्या डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली जो लोग निर्दलीय थे कहीं ना कहीं वो कांग्रेसी सपोर्टर थे, वो उन पे समा गए थे, मिल चुके थे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी उनके साथ में मिल चुका था। लेकिन ये स्थिति बनने के बावजूद जो है केवल एक ही कारण था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलके, जो शुरू में हमारी जो बात हुई है कि इनके पुत्रों को ये आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन आड़े केवल 2 बड़े नेता थे, एक है अरुण यादव पिछड़ा वर्ग के और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछड़ा वर्ग के, क्योंकि शिवराज भी पिछड़ा वर्ग के और ये दोनों भी बड़े नेता पिछड़ा वर्ग के, और ये दोनों पुत्र से नकुलनाथ और जयवर्धन से सीनियर है ये दोनों। तो अरुण यादव को ये घेर लिया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलके अरुण के जो छोटा भाई है उस पे हाथ धर दिया कि अरुण के छोटा भाई पे हाथ धरेंगे कि नकुल और जयवर्धन से जूनियर रहेगा ये, अगर अरुण यादव फ्रंट में रहेगा तो सीनियर कहलाएगा। तो आपका जो सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर के मारा गया, मजबूर किया गया कि ये महाराजा आदमी है, ये ज्यादा इरिटेट होगा तो ये भाग जाएंगे, वही हुआ, वो भाग गए। लेकिन इनको सरकार गिर गई, लेकिन इनको एक चीज अंदाजा नहीं था कि सिंधिया के पास इतने सारे विधायक हैं। ये फीडबैक दे रहे थे कि सिंधिया 5-6 विधायकों से ज्यादा ले नहीं जा पाएंगे, यही चूक कर गए। कारण क्या, कमलनाथ कॉन्फिडेंट था कि वो सिंधिया के पास 6-7 विधायक से ज्यादा नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह बार बार उनको फीडबैक दे रहे थे कि 5-6 से में सिमट जाएंगे, कोई नहीं जाने वाला है। जो सचिन के साथ हुआ राजस्थान में, सचिन गहलोत के साथ में इतने विधायक ना होने के कारण से गहलोत सरकार टिक गई। तो इसी कारण से जो है वहाँ सरकार टिकी, लेकिन यहाँ वही अंदाजा था, लेकिन यहाँ सरकार ने टिक पाई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत भारी नेता थे, 22 विधायकों को ले गए वो, और यहाँ सरकार गिर गई। इनका आपसी मतभेद ही इन पे उल्टा पड़ गया और इनका बंटा ढार हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने यदि चर्चा किया कि यार युवा चेहरा है और जो आपके कमलनाथ है अनुभवी है, दोनों के साथ में जैसे आप इस बार जो 7 जगह प्रचार हो रहा है, पिछले बार ग्वालियर क्षेत्र में प्रचारित किया गया था कि ये आपका मुख्यमंत्री है। तो देखिए ना, 34 में से 26 सीटें जीत गई। तो 34 में से 26 सीटें जीतना के कारण ये था कि आपने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित किया। यही कारण है लोग मुख्यमंत्री के रूप में अपने क्षेत्र के बंदा देखना चाहते थे, इसी कारण से जो वोट दिया, और आपने उनके साथ मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया है तो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं बनाया, अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया होता तो फिर वो जाते नहीं है। जहां तक मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ कि वहाँ एक बात और थी कि मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा सांसद जाने थे
तो उसमें सिंधिया को सबसे आखिरी वाले स्थान पर इसलिए रखा गया कि उसमें 1-2 वोट का कुछ हेर फेर भी होने वाला हाँ। था, ऐसा कुछ भी था उस समय का गणित। लेकिन कुल मिलाकर राज्यसभा में भले ही नहीं जाए, लेकिन हाँ। अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जी, जाता बिल्कुल, जी, तो फिर बिल्कुल। निश्चित रूप से वो सरकार नहीं गिरती। श्रीवास्तव जी, एक छोटी सी राय और जानना चाहूंगी इस पर आपकी। जैसे बहुत अच्छे से उल्लेख किया है, सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन एक चीज और जाना, जिस तरह 2018 की हम बात कर रहे हैं तो अति विश्वास कांग्रेस को ले डूबा था। इस बार भी कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार में बहुत पीछे है, उनका अति विश्वास इस बार भी है। जैसा कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि जनता जो है कांग्रेस का वो इलेक्शन जो है लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ेगी। और जैसा कि थोड़ी देर पहले चर्चा में हमारी बात भी हुई थी कि कांग्रेस कार्यालय पे सीरीज तक नहीं लगी दिवाली को लेकर, तो क्या इस बार भी कांग्रेस जो है अति आत्मविश्वासी है और इसीलिए 2018 की तरह यहाँ स्थिति बनने वाली है? नहीं, मतलब आपका सवाल ये है कि कांग्रेस हर जगह ये बोल रहे कि ये जनता भाजपा से चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, मतलब ये जो लड़ाई है मतलब भाजपा और जनता के बीच में, मतलब कांग्रेस जो है वो चुनाव जनता से, जनता जो है अब देखिए, कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है हाँ। कि बिल्ली के भाग से छीका टूटे तो हम लपक ले। हमें कुछ नहीं भाई, लपकने के लिए भी आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, नीचे तो बैठना पड़ेगा, नीचे हाथ रखना पड़ेगा। आप तो हाथ रखने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ। बिल्ली के भाग से तो छीका टूट चुका था, हाँ। आपने हाथ नहीं फैलाया, बिल्कुल। अब वो मिट्टी में गिर के जो है वो बिखर गए। हाँ। अब उसको भारतीय जनता पार्टी में समेट लिया। अब वो आप जो है, जो भी अब जगह जगह आप बोल रहे हो जनता लड़ेगी भाजपा से, हाँ। भैया आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ। आप लड़ोगे, आप जाके आपके मुद्दों को रखोगे जनता के सामने, आप क्या क्या किया आपने वो रखोगे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही कहा जी, कि भाई छत्तीसगढ़ में आपके सरकार है, हाँ। हिमाचल में आपके सरकार है, जहां जहां आपके सरकार है वहां क्यों नहीं कर रहे हो। जी। देखिए क्या होता है कि 2 विषयों पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, एक वो आप क्या करने वाले हो, जी, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपने क्या किया। बिल्कुल सही। अब आपने जो एक कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जी, हाँ। आप अगर 100 चूहे खा के बैठोगे और उसके बाद आप हज में जाने की कोशिश करोगे तो लोग तो ये बोलेंगे भैया वो 100 चूहे खा के तू तो बैठा है पहले। जी, बिल्कुल। तो पहले आपने क्या किया ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया। इसके उल्टा देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा कि कर्नाटक को मध्य प्रदेश में भी मुद्दा बनाया गया। हाँ। कि कर्नाटक में भी आपने वायदा किया, जी हाँ। और जैसे ही आपका डिप्टी सीएम बना उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पैसा नहीं है हमारे पास, बिल्कुल, हम वो वायदा पूरा नहीं कर सकते, हाँ। अगले बार वोट देना तो देना, नहीं तो मत देना, मत देना। लेकिन अभी हमको माफ करो, हम हाँ, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश की जनता ने भी जो है वो सब चीजें टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और सोशल मीडिया ने तो जो है यह हाल बना रखा है कि हर आदमी के मुट्ठी पे जो है पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया जब मुट्ठी में है तो वो देख लेता है कि भैया आपने कर्नाटक में इतना इतना वायदा किया, ये सब कुछ किया, और कुछ आपके डिप्टी सीएम बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ जो वादा करोगे वो करोगे, इसके पीछे इसका गारंटी क्या है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाँ 5 गारंटी दी गई थी। हाँ। कर्नाटक में 5 गारंटी, 6वीं गारंटी खड़गे ने कहा था कि इन 5 गारंटी को पूरी करने की 6वीं गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ भी खड़गे ने कहा कि जो गारंटी कांग्रेस ने दिए हैं, 11 गारंटी कमलनाथ ने दी, उसको पूरी करने की मैं गारंटी देता हूँ। जब वहाँ पूरी नहीं कर पाती, यहाँ क्या करोगे? कैसे इसीलिए आपको भरोसा दिलाने के लिए पहले के कामों को आपको गिनाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल।